हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक चाइना से रिलेटेड है कि कैसा चाइना जो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स है वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है और कैसे एक ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है और इंडिया के लिए भी। तो आज जो टॉपिक है हमसे पहले जो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो चाइना है वो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है। अगर नवंबर 2020 की बात करें तो जो चाइना के पास जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे वो 200 के करीब थे, और लेकिन वही जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है वो 2022 की अगर बात करें तो 400 से भी ऊपर चले गए हैं, मतलब एकदम डबल हो चुके हैं। अगर यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की बात करें कि चाइना 2027 तक ये जो नंबर है 400 का ये 700 के पार पहुंचाएगा, और वहीं अगर 2035 तक की बात करें तो ये जो नंबर्स है तो 1500 के पार चले जाएंगे। अभी तक सिर्फ रशिया और यूएस ही है जिनके पास 90% न्यूक्लियर वॉरहेड्स, अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो 90% जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है वो रशिया और यूएस के पास ही है अभी तक। लेकिन चाइना एक एमर्जिंग न्यूक्लियर सुपर पावर है। जैसे जैसे चाइना अपना इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ाएगा वैसे वैसे ही न्यूक्लियर वॉरहेड भी चाइना में बढ़ेंगे। अगर चाइना की हिस्ट्री की बात करें, जो माओ जेडोंग थे वो कभी नहीं चाहते थे न्यूक्लियर वॉर वेपन्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, वो जस्ट कन्वेंशनल वेपन्स पे फोकस कर रहे थे। बट फिर जब कोरियन वॉर और ताइवान क्राइसिस हुए उसके बाद जो माओ जेडोंग थे उन्होंने जो अपना फोकस था वो कन्वेंशनल वेपन के साथ साथ ही न्यूक्लियर वेपन पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते थे अगर आपके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स है तो दुनिया आपकी बात सीरियसली लेगी। तो दुनिया में अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए माओ जेडोंग ने न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स है उसको बनाना शुरू किया। तो जो माओ थे उन्होंने यूएसएसआर के साथ एक सीक्रेट न्यूक्लियर एग्रीमेंट पैक्ट जो साइन किया था यूएसएसआर के साथ। तो 1953 में यूएसएसआर ने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंडर जो पैक्ट हुआ था उसके अंडर जो सारा टेक्नोलॉजी थी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तो वो ट्रांसफ़र की चाइना को। और चाइना ने भी 16 अक्टूबर 1964 को अपना पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो किया था। तो वहीं अगर हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करें तो वो भी इसके कुछ जस्ट मतलब 2 महीने मतलब 2 साल के बाद ही इन्होंने ये बना दिया था हाइड्रोजन बम भी। तो ये जो टेस्ट वगैरह जो किए चाइना ने उसके बाद ये फिफ्थ ऐसा नेशन था जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ थी। और वहीं अगर 1996 तक आते आते जो न्यूक्लियर टेस्ट है चाइना ने 45 तक कर दिए थे। जो शिपिंग जिनपिंग जो भी करंट लीडर है या चाइना के जो करंट प्रेसिडेंट है, अगर उससे पहले देखा जाए तो चाइना की जो नो फर्स्ट पॉलिसी यूज़ नो यूज़ फर्स्ट पॉलिसी जो अडॉप्ट किया हुआ था उन्होंने। तो जो चाइना की अभी पॉलिसी जो है वो है कि जो भी उन्होंने जो चेंज की हुआ है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी डॉक्ट्रिन, जो जिस पॉलिसी को आज चाइना यूज़ करता है जिस पे फोकस करता है वो यही है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी डॉक्ट्रिन। 1990s में जो चाइना था वो जो फोकस रखता था ओवरऑल फोकस जो होता था कन्वेंशनल वेपन और आर्मी डेवलपिंग में होता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने न्यूक्लियर वेपन स्टार्ट किया। और 1990s में अगर देखा जाए तो जो चाइना की इकॉनमी थी वो ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था उसका। तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना पाए। तो जैसे ही चाइना की इकॉनमी खुली 2000 के करीब तो उन्होंने भी जो मैन्युफैक्चरिंग है न्यूक्लियर वॉरहेड्स की वो भी धीरे धीरे शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया। अगर साल 2000 की बात करें, चाइना के पास 16 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। वही 2005 तक आते आते 2005 तक आते आते 105 हो गए। 2016 में जो पीपल लिबरेशन आर्मी ने मतलब जब चाइना ने एक नई आर्मी सेटअप की, एक नया विंग सेटअप किया, जैसे हमारे नेवी एयरफोर्स और आर्मी होती है वैसे उन्होंने चौथा भी एक विंग सेटअप किया जिसका नाम रखा पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स। जो सेटअप किया जिससे दुनिया को चाइना ने बता दिया कि हम न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स को लेके न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह को लेके कितना सीरियसली सोच रहे हैं। लास्ट ईयर ही चाइना ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया जो कि न्यूक्लियर कैपेबल था। वो टारगेट को अटैक करने से पहले 2 बार पूरी दुनिया के चक्कर काटता है ताकि जो वर्ल्ड के जो डिफरेंट कंट्रीज जो एनमी कंट्रीज अगर देखा जाए तो उनका जो मिसाइल सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाए और उसको ट्रैक ना कर पाए। और ये न्यूक्लियर वॉरहेड बढ़ाने का, न्यूक्लियर एग्रेशन दिखाने का चाइना का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जो यूएस है वो इंडो पैसिफिक में काफ़ी अंदर तक घुसा है। जैसे ताइवान को यूएस सपोर्ट करता है, ऑकस बना दिया ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जो यूएस और यूके का जो ग्रुप है वो इंडो पैसिफिक में आ चुका है। तो ये इन सबसे इनसिक्योरिटी फील कर रहा है चाइना, और ये जो न्यूक्लियर एग्रेशन है वो दिखा रहा है। रिसेंटली यूएस ने जो न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स है वो ऑस्ट्रेलिया में डिप्लॉय किए, जिसकी वजह से चाइना बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है। और यही सब जो रीजंस है, काफ़ी सारे रीजन जो इंडो पैसिफिक में हो रहा है उसकी वजह से जो चाइना है वो इनसिक्योर फील कर रहा है और जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो वो तेज़ी से अपने बढ़ा रहा है।
अगर बात की जाए ट्रीटीज़ की, तो चाइना और यूएस के बीच में काफ़ी सारी ऐसी ट्रीटीज़ हुई है जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि कितने वेपन्स डिप्लॉय कर सकते हैं, उन पे कितनी लिमिट्स है। ये सब बहुत सारी ट्रीटीज़ में यूएस और रशिया के बहुत सारे पैक्ट्स हैं जिसमें वो एक सेफ़ यूज़ करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स का, एक मतलब मॉनिटर करते हैं एक दूसरे को। बट चाइना के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रंप ने, जब वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ट्राईलैटरल न्यूक्लियर डायलॉग्स की एक बात प्रपोज़ किया था जिसमें यूएस, रशिया और चाइना रहते, बट चाइना ने वो प्रपोज़ल भी रिजेक्ट कर दिया था। तो जापान भी है, चाइना का जो ये न्यूक्लियर वॉरहेड जो आर्सेनल है जो बढ़ रहा है धीरे धीरे, चाइना ने भी जो अपनी सिक्योरिटी, जो उनकी सिक्योरिटी यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनसे धीरे धीरे कम करके खुद पे डाल रहे हो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपनी सिक्योरिटी की, ताकि जापान को भी पता है कि जैसे यूक्रेन को यूएस ने अकेला छोड़ दिया था, वैसे क्या पता चाइना कल को हम पे एग्रेशन दिखाए और यूएस भी हमको उस टाइम अकेला छोड़ दे और वॉर में ना पड़े हमारे साथ। सब बातों को मद्देनज़र रख के जापान ने खुद ही अपना जो डिफेंस बजट एकदम से बढ़ा दिया था, काफ़ी सालों से जो बहुत कम था, काफ़ी हद तक उन्होंने बढ़ा दिया है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशंस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट बना सके और चाइना को टैकल कर सके आने वाले टाइम में। तो जो जो इंडिया है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये चाइना जो अपना वॉर है न्यूक्लियर वॉरहेड बना रहा है, उस पर क्या जो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखा जाए तो इंडिया और जो चाइना है वो दोनों एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज़ है। इंडिया और चाइना के बीच में ये हिस्ट्री है कि कितनी भी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी है, जैसे इंडिया चाइना वॉर हुआ था, फिर गलवान वगैरह, इसमें बहुत सारी मतलब हाथापाई होती रहती है इंडिया और चाइना के बीच में, बट कभी भी ये एक दूसरे को न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की धमकी दोनों स्टेट्स ने दी। जैसे पाकिस्तान इंडिया को देता रहता है, वैसे ही ना इंडिया ने कभी चाइना को दी, ना चाइना ने कभी इंडिया को दी। तो ये तो है कि जो इंडिया, उसका हमेशा फोकस रहा है न्यूक्लियर, अगर न्यूक्लियर एनर्जी बनाने की बात की जाए न्यूक्लियर वेपन्स की, तो उसका हमेशा टारगेट पाकिस्तान रहा है और चाइना का हमेशा टारगेट यूएसए रहा है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब चाइना जो है इंडिया की जो मेंबरशिप है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की एनर्जी की, वो ब्लॉक कर देता है। और वहीं जो चाइना है वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर फ्यूल जैसे यूरेनियम जो है वो सप्लाई कर रहा है और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है चाइना जो पाकिस्तान में। तो ऐसी काफ़ी जो चाइना जो जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में, तो इंडिया के अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स है बहुत बड़े। अगर देखा जाए चाइना जो है वो इंडिया को जो पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग्स है वो उसके उसमें घेर रहा है, बट इंडिया भी अवेयर है अपनी जो चाइना कर रहा है उसके धीरे सब। और इंडिया भी काफ़ी न्यूक्लियर वॉर धीरे 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 बढ़ा रहा है, जैसे अग्नि 5 का पर रिसेंटली लॉन्च हुआ था, जिससे चाइना काफ़ी घबराया हुआ था। तो धीरे धीरे इंडिया भी वॉरहेड्स के जो न्यूक्लियर कैपेबल वॉरहेड्स है उनको इंक्रीज़ कर रहा है, अपने आर्सेनल में डाल रहा है। तो चाइना जो भी कर ले, तो इंडिया तो हर मोर्चे पे तैयार ही खड़ा है। कंटेंट अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।